of a plane. Equation of a plane. Equation of a plane. ठीक है, अब मुझे ये बताओ, जैसा मैंने स्ट्रेट लाइंस के टाइम में भी डिस्कस किया था, स्ट्रेट लाइंस के लिए व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट? इफ आई वांट टू हैव अ यूनिक स्ट्रेट लाइन, आई सेड आई नीड अ डायरेक्शन and I need one point, correct? Yes, sir. Yes, sir. Now if I want to have a unique plane, अगर मुझे plane चाहिए, plane, तो इस plane के लिए what is going to be the minimum requirement? Direction, cosine. प्लेन के पैरेलल है। So first, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डायरेक्शन. How will you fix the direction of a plane? For example, I say this plane is parallel to the vector. क्या उसकी डायरेक्शन फिक्स हो गई? ये वेक्टर है, मैंने कहा मुझे एक प्लेन चाहिए जो इसके पैरेलल हो, या सीधा ले लेते हैं, सीधा ये रहा मेरा वेक्टर, और मुझे एक प्लेन चाहिए जो इस वेक्टर के पैरेलल है. नहीं सर, फिक्स नहीं नहीं, सर, 360 नहीं डिग्री सर। रोटेट कर। मैं देखो प्लेन्स तो इनफाइनाइट आएंगे ही आएंगे सर, दो For example- कोऑर्डिनेट वेक्टर से कर सकते हैं। नहीं, मैं दो की बात करता हूँ, पहले हम एक की बात कर रहे हैं. एक वेक्टर के पैरेलल, देखो ये वॉल भी है, ये वॉल जो है वो इसके पैरेलल है, बट एट द सेम टाइम इस वेक्टर के पैरेलल भी ये फ्लोर भी है. Actually, there is a set of infinite planes which are in different directions and will be parallel to this vector or line. तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एक वेक्टर इस बार हमारे काम में नहीं है. When we say there is a line which is parallel to a vector, so there is only one line possible. One line possible in sense उसकी डायरेक्शन सेम ही रहेगी. लाइन तो अभी भी इनफाइनाइट है, बट रहेगी वो पैरेलल, तो डायरेक्शन एक ही रहेगी. बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ प्लेन, देखो प्लेन ऐसा भी हो सकता है, 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 तो इनफाइनाइट डायरेक्शंस अभी भी पॉसिबल है. सो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमें किसी प्लेन की डायरेक्शन को फिक्स करना है, सो हाउ विल यू फिक्स द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेन? फिक्सिंग द डायरेक्शन ऑफ सर एक परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाए तो भी। परपेंडिकुलर दो वेक्टर. वेक्टर और एक पॉइंट के थ्रू नहीं, मैं यूनिक प्लेन की बात नहीं कर रहा हूं. मैं फिर कह रहा हूं कि मुझे प्लेन की डायरेक्शन को फिक्स करना है. फॉर एग्जाम्पल, इस रूम में मुझे केवल वही प्लेन्स चाहिए जो मेरे फ्लोर के या रूफ के पैरेलल, मतलब ये भी प्लेन चलेगा बीच में, फ्लोर भी चलेगा, रूफ भी चलेगा. नाउ इन अ यू नो यूजिंग अ सिंगल कंडीशन, हाउ विल यू फिक्स द डायरेक्शन ऑफ प्लेन? कैसे करोगे? दो एक्सिस वो से non-collinear. एंगल फिक्स करिए. दो एक्सिस से एंगल फिक्स कर दोगे, ठीक है. सर, बट हम उससे तो वेक्टर्स में बात कर रहे हैं ना. दो अभी वेक्टर हम के सुनो. मतलब लैम्डा टाइम्स और म्यू टाइम्स करके, मतलब अगर मैं प्लेन फिक्स अगर कर मैं पार्थ ऐसा बोलूं कि ये जो वेक्टर है, सेम प्लेन, ये जो वेक्टर है वो मेरे प्लेन के परपेंडिकुलर है, प्लेन के परपेंडिकुलर है. अभी मैंने उसको फ्लोर के परपेंडिकुलर रखा हुआ है. नाउ इमेजिन ऑल प्लेन. एरिया वेक्टर जैसा हो गया ना कुछ. एरिया वेक्टर जैसा हो गया. एक यूनिक ही होगा. हाँ, इमेजिन ऑल द प्लेन्स विच विल बी परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर. सोचो जितने भी प्लेन्स बन रहे हैं, रूफ इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है, लेकिन डायरेक्शन सेम हो गया। डायरेक्शन सेम नहीं. डायरेक्शन फिक्स हो गया। डायरेक्शन सेम हाँ, होने का सर। मतलब जो हाँ। इनफाइनाइट प्लेन्स हमको मिल रहे हैं, क्या वो सारे के सारे पैरेलल नहीं है? पैरेलल है। पैरेलल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी प्लेन की डायरेक्शन को फिक्स करने के लिए आई कैन डू इट यूजिंग ओनली वन वेक्टर. लेट्स कॉल दिस वेक्टर n वेक्टर, n फॉर नॉर्मल, इसलिए हम n यूज करेंगे. बट ये प्लेन यूनिक नहीं है भाई. मैंने कहा कि कोई प्लेन इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो हमको इनफाइनाइट बट उसके लिए परपेंडिकुलर पैरेलल डिस्टेंस भी चाहिए। फ्रॉम व्हाट? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम व्हाट? हाँ हाँ प्लेन के हाँ, वही मतलब पॉइंट है वही। हाँ, तो बताओ भाई, ये बात सबको समझ में आई कि अब हमारे प्लेन की डायरेक्शन फिक्स हो गई. अब अगर मुझे इस प्लेन को यूनिक बनाना है, यानी अप्लाइंग वन मोर कंडीशन, एंड देन वी हैव ओनली वन प्लेन पॉसिबल. सो वी कैन डू दिस बाय यूजिंग अ फिक्स्ड पॉइंट. पॉइंट बताओ. सेटिस्फाई करना चाहिए प्लेन को. हाँ, मतलब ऑब्वियसली अभी हम मान लेते हैं कि प्लेन में
प्लेन में इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, एक पॉइंट कोई फिक्स पॉइंट मैंने ए पकड़ लिया, और जैसे मैंने कहा कि देखो इस वेक्टर के प्लेन परपेंडिकुलर है, इनफाइनाइट हो सकते हैं, बट अगर मैंने एक पॉइंट को फिक्स कर दिया, नाउ आई हैव अ सिंगल प्लेन which will satisfy both the conditions simultaneously, right? So equation of a plane, just like equation of a line, there will be various types of equations. First is called direction, बिल्कुल वैसे जैसे लाइन में पढ़ा था हमने, डायरेक्शन पॉइंट फॉर्म, और डायरेक्शन पॉइंट फॉर्म में भी पहला है वेक्टर फॉर्म या वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। ऑलराइट, तो अब ऑब्वियसली स्टेटमेंट क्या होगा, वी वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन perpendicular to n vector, perpendicular to n vector, and passing through a fixed point a. अभी फिलहाल क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं, लेट्स कॉल दिस a वेक्टर, पोजीशन वेक्टर इज a वेक्टर। अब हमको भाई इक्वेशन निकालनी है, वेक्टर इक्वेशन, एंड यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइंडिंग द इक्वेशन। दैट मीन्स वी वांट टू फाइंड अ रिलेशन सच दैट दिस रिलेशन, दैट्स दिस इक्वेशन प्रोडक्ट जीरो, this relation will be satisfied by every point in the plane. Locus की terms में हमेशा सोचा करो, when I say I want to find the equation of plane, that means I want to find an equation which will be satisfied by every point in this plane. तो इस plane में जितने points होंगे उस equation को satisfy करने चाहिए. That means there should be a common property which I am going to use. सर वो n वेक्टर परपेंडिकुलर है तो r माइनस वेक्टर्स परपेंडिकुलर p वेक्टर और n वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। डॉट ले। So doesn't matter where we take this random point p. इस random point तुम कहीं भी ले लो, अगर तुम इसको a से ज्वाइन करोगे, अगर तुम इसको a से ज्वाइन करोगे, तो डेफिनेटली एक ऐसा वेक्टर या एक ऐसी लाइन आएगी या ऐसा एक लाइन सेगमेंट आएगा जो प्लेन के पैरेलल होगा, राइट? प्लेन के पैरेलल, या प्लेन पर ही है तो प्लेन के पैरेलल है। और जो भी लाइन, जो भी वेक्टर प्लेन के पैरेलल है, ये वेक्टर n वेक्टर ऑब्वियसली उसको परपेंडिकुलर है, बिकॉज दिस n वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द एंटायर प्लेन। तो जो भी चीज प्लेन पे रखी हुई है उसको तो परपेंडिकुलर हो गई। सो क्या लिख सकते हैं, AP वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू n वेक्टर, and this implies क्या होगी इक्वेशन, what is AP vector? It is r minus r vector r minus a vector and perpendicular होने मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो, तो डॉट n is 0, and this is the vector equation of a plane. नोट करो उसको, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। एंड ट्रस्ट मी, एक इक्वेशन अपने आप में सफिशिएंट है। हालांकि हम पढ़ेंगे बहुत सारी फॉर्म्स, लेकिन अगर ये एक फॉर्म तुमने ढंग से पढ़ ली तो इसके बाद तुम्हें, क्योंकि सारी फॉर्म्स इंटरचेंजेबल है, कन्वर्टेबल है, एक फॉर्म अगर हमको आती है तो बाकी सारी फॉर्म्स चेंज होंगे इसमें। वो एंगल 90 ना होके कोई और फिक्स्ड एंगल हो तो नहीं चलेगा इस वेक्टर का? हाँ ये 9, हाँ, तो अगर तुमने कहा कि मान लो एंगल 30, अगर तुमने कहा कि एंगल 30 है तो किटस 30 है, सोचो एक पूरा कोण बनेगा ना यार, तो 90 से रखना जरूरी है, ठीक है? समझ रहे हो ना, 90 से रखना जरूरी है। yes. और 90 रखने से काम भी आसान है ना, 90 रखा तो देखो डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, सीधा सीधा आंसर आ गया। 90 वो कोण का लिमिटिंग केस है क्या? लिमिटिंग केस है ऑब्वियसली। तो उसी कोण का देखो ना, कोण का जो टॉप वाला एंगल है उसको अगर 90 कर देंगे तो वो कोण खुलकर प्लेन फ्लैट हो जाएगा और प्लेन बन जाएगा। yes. ऑलराइट, डायरेक्शन पॉइंट फॉर्म में ये वेक्टर फॉर्म थी। लेट्स कन्वर्ट दिस इन 3D फॉर्म। इसको हम 3D फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो 3D फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा भाई?
What are the replacements? XYZ डाल देंगे। आपको IJ Coordinate R को XYZ R वेक्टर को xi कैप, yj कैप, zk कैप, a वेक्टर लिखा ही हुआ मैंने x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। n वेक्टर के लिए कन्वेंशन है भाई a b c, a i कैप ना। तो ये तुम्हें करना है, रिप्लेस करो r वेक्टर को x i कैप, y j कैप, z k कैप से। कौन सा a था ना, a वेक्टर इज x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k cap, and n vector is ai cap, bj cap, and ck cap. So everybody substitute these three vectors r, a, and n in this equation and tell me what do you get? क्या मिलता है तुमको बताओ? Substitute करने के बाद क्या मिलता है? x minus x1 x minus x1 into a plus y minus y1 into b plus z minus z1 into c equal to 0. X minus x1 into a plus y minus y1 into b plus z minus z1 into c equals to 0. Very good. क्यों तुमको मिल रहा है? अंजित कहाँ है? अंजित क्या आवाज आ रही है? अंजित, अच्छा अंजित मीटिंग नहीं है, सॉरी आज। हाँ, तो तुम्हें कुछ इक्वेशन ऐसी मिलेगी भाई, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा देखो सिंप्लीफाई कर लें, ax प्लस by प्लस cz और माइनस ये ax1 by1 cz1 equals to 0, right? सही है भाई? Yes, sir. And let ax1 plus by1 plus cz1 equals to minus d. ये माइनस डी क्या अज्यूम कर रहा हूं? सोचो कि इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है वो दिया हुआ है, दैट मीन्स हमको a b c दिए हुए हैं, हमको प्लेन के ऊपर ये पॉइंट पता है, x1 y1 z1 is known. So these three terms are nothing but constants. Constant. इन तीनों टर्म्स का जो सम आएगा उसको हमने माइनस डी अज्यूम कर लिया, क्या फर्क पड़ता है? जस्ट टू हैव आवर इक्वेशन इन मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म। अदरवाइज हमारा आंसर आ चुका है भैया, ये आंसर है हमारा, बट मैं तुम्हें केवल दिखा रहा था जो मैंने पहले इक्वेशन लिखी थी, देखो ये डिराइव हो गई, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। सो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इज नथिंग बट a linear equation in x, y and z. देखो ना, x power 1, y power 1, z power 1. It is a linear equation in x, y and z. तो ये दोनों इक्वेशंस बॉक्स में जो दिए हैं वो दोनों, ये जो है ये डायरेक्शन पॉइंट फॉर्म है, यानी अगर मुझे ये नॉर्मल वेक्टर पता है और मुझे ये पॉइंट पता है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे डालूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। दिस इज जनरल फॉर्म, ये जनरल इक्वेशन है ना। तो मान लो तुम्हें किसी, हाँ सर आपने माइनस डी क्यों अज्यूम किया? ऐसे अच्छा लग रहा है यार, मैं डी भी कर सकता था सारे प्लस रहेंगे तो अच्छा लगेगा, और क्या। कुछ लोग डी भी करते हैं उसको, मतलब यहाँ माइनस रखते हैं। स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन क्या थी? ax प्लस बी वाई प्लस प्लस सी इक्वल टू 0 ना। तो वैसा ही दिखने के लिए उसको मैंने माइनस कर लिया, ऐसे ये प्लस बन जाए, और कोई रीजन नहीं, और कोई रीजन। ठीक है, तो ये नोट कर लो यार। और मेरी बात बड़े ध्यान सुन लो कि आज तक जब तक हम 2D में थे, 2D मतलब 2D में हम जब तक पढ़ाई कर रहे थे, तो हम बोलते थे कि एवरी लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई विल गिव यू अ स्ट्रेट लाइन। बट नाउ आई एम सेइंग दैट एवरी लीनियर इक्वेशन इन एक्स, वाई एंड जेड विल गिव यू अ प्लेन। दैट मीन्स एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1। स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है 2D में, but आज x प्लस वाई इक्वल टू 1 अब लाइन ही रहेगी। अगर हम 3D में हैं तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 इज अ प्लेन। कैन यू विजुअलाइज दिस प्लेन? अज्यूमिंग कि ये हमारे x प्लस वाई बना के फिर ऊपर नीचे एक्सटेंड वो लाइन को एक्सटेंड कर दिया। हाँ, उस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हो, बट विजुअलाइज करने का मेरा मतलब ये था
कि क्या तुम विजुलाइज कर पा रहे हो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर होगा, वो वेक्टर कौन सा होगा? जरा ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में ए बी सी एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स, राइट? ए बी सी आर कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड। तो जो कोएफिशिएंट्स होते हैं, देखो ना, हमने एन वेक्टर को अज्यूम किया था, ए आई कैप प्लस बीजे कैप प्लस जे कैप। यस, तो हमारा जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा? तो लिखा, ये जो प्लेन है हमारा, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होना चाहिए? अगेन के कैप। ध्यान से, ए एक्स बी वाई सी जेड प्लस डी, दिस इज अ प्लेन, और इसके परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ए बी बी, दिखाई दिया? नाउ आई एम गिविंग यू दिस एग्जांपल. This is the equation of a plane. Now you compare this equation with this example. So what is the value of A? 1. What is the value of B? What is the value of C? What is this vector? I cap plus J cap. क्यों भाई, सबको समझ में आया? I cap plus J cap, है ना? तो ये अगर हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, हमको पता है कि आई कैप प्लस जे कैप क्या हो. आई कैप मतलब 1 यूनिट यहां पे गए, 1 यूनिट यहां पे गए. ये वेक्टर जो एक्स वाई प्लेन में, दिस इज आई कैप प्लस जे कैप. हमारा प्लेन कैसा है? हमारा प्लेन ऐसा है जो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर, इस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा. और इतना ही नहीं, इस वेक्टर के परपेंडिकुलर होने के साथ साथ कुछ फिक्स्ड पॉइंट से पास भी कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, किस फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा है? 1, कोई भी एक पॉइंट लो, 1,0,0. भाई z को तुम कुछ भी रख सकते हो, 1,0,2. z तो यहाँ पे है ही नहीं ना. यस सर. ठीक है, नोट कर लिया उसको क्या पूरा? हो गया. यस. अब मुझे इसके पहले मैं इसको हटाऊं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका यही है. तो किसी को कुछ डिस्कस करना हो तो बताओ यार. बढ़े आगे, समझ में आ गया सबको? यस यस सर. चलो अच्छी बात है. ओके, तो सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, सेकेंड फॉर्म पे आते हैं. जैसे हमने स्ट्रेट लाइंस पे देखा था, देयर इज अ 2 पॉइंट फॉर्म, राइट? देयर इज अ 2 पॉइंट्स फॉर्म for the straight line. Why it is called a 2 points form? Because minimum 2 points. कोई भी 2 पॉइंट. क्योंकि अगर मैं 2 distinct points लिए तो in any dimension, any space, we will have a unique straight line. Now tell me the requirement in case of planes. अगर मुझे प्लेन को, अगर मुझे एक प्लेन को फिक्स करना है, यूनिकली डिफाइन करना है, तो द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स रिक्वायर्ड विल बी 3, एंड दीज 3 पॉइंट्स मस्ट नॉट बी कोप्लेनर. 3 पॉइंट्स बेटा कोप्लेनर तो हमेशा होते ही हैं. तो बॉक्स प्रोडक्ट से करेंगे क्या? नहीं, मैं कह रहा हूं, उसने बोला कोप्लेनर, तो मैं कह रहा हूं 3 पॉइंट्स तो कोप्लेनर होते ही हैं, है ना? मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो कोलिनियर हो गए तो प्लेन यूनिक नहीं होगा, लेकिन अगर उन्होंने ट्रायंगल फॉर्म किया, यानी वो कोलिनियर नहीं, तो इन तीनों पॉइंट से तो एक ही प्लेन पास होगा ना. देखो ना, जैसे मैंने ये बोर्ड पे एबीसी बनाए, तो मेरा बोर्ड ही है जो इससे पास हो सकता है, और कोई प्लेन नहीं है जो इस एबीसी से पास हो सकता है. बताओ ना, हो सकता है क्या? नहीं ना. नहीं. अब लो, ए जो है वो ए वेक्टर है, और अगर हम 3D में जाते हैं तो ये x1 y1 z1 है. दिस इज b वेक्टर एंड दिस इज x2 y2 z2. दिस इज c वेक्टर एंड दिस इज x3 y3 and z3. And I want to find the equation of a plane on which these 3 points are lying. इन तीनों पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन, और इसको हम बोलेंगे 3 points form. 3 points form.
क्रॉस और जैसा मैंने बिल्कुल क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। तो यहां पर कुछ अलग नहीं होने वाला है। जो पहला पॉइंट हमने पढ़ा है, हमको पता है कि हमको दो चीजें चाहिए। अगर हमको प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो लाइफ में केवल दो रिक्वायरमेंट्स है। क्या? एक पॉइंट और एक ऐसा वेक्टर जो प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो एक तुम एक मांगोगे, हम तुम्हें तीन दे रहे हैं भाई। ए भी है, बी भी है, सी भी है। क्या लोगे? ए ले लो। अब तुम्हें एक वेक्टर ऐसा निकालना पड़ेगा जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर। AB क्रॉस AC। तो अगर हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स का जो कि नॉन कोलिनियर होनी चाहिए का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमको एक ऐसा वेक्टर मिल जाएगा जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है। सो हियर 3 पॉइंट्स फॉर्म में हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग हम थ्रू। एक पॉइंट को n का फुट नहीं मान सकते कि n एक पॉइंट को n का फुट, n इज अ वेक्टर से खुशी, n खुशी बोली ना। डायरेक्शन वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। So perpendicular to the plane are infinite vectors। तुम एक पर्टिकुलर वेक्टर बोल रही हो जो ए से स्टार्ट हो रहा है, चलो ठीक है मान लिया। अब उससे तुम्हें फायदा क्या मिलेगा? सर फिर वो ए क्रॉस जो ए बी क्रॉस ए सी क्रॉस एक सेकंड, हाँ ए बी क्रॉस ए सी क्रॉस सर एक सेकंड, सर क्रॉस प्रोडक्ट फिर इज इक्वल टू लैम्डा एन होगा ना? एक सेकंड, तो हर हमेशा होगा ना। लैम्डा क्यों ले रही है? ए बी क्रॉस ए सी हमारा एन हो गया। अब why do we need its magnitude? Why do you require lambda? I mean, I just need a vector which is perpendicular to the plane. So AB cross AC is n vector, खत्म होगी बात। हमें उसके मैग्नीट्यूड से मतलब है क्या? So why are you taking lambda? Equation of plane passing through A, B and C, ये हमें निकालनी है। So here n vector is normal to the plane, perpendicular plane. N vector is AB cross AC। याद है हमने AB क्रॉस AC निकाला हुआ है भाई, क्यों? मतलब हमने ये क्रॉस प्रोडक्ट के टाइम पे मैंने तुम्हें दिखाया था, ये याद आ रहा होगा तुम्हें। क्यों? B माइनस ए क्रॉस C माइनस ए, ये करने के बाद क्या आएगा पता है? हाँ क्या बोले थे प्रतीक्षा? क्या आएगा इनका क्रॉस प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव बट नॉट कम्यूटेटिव। तो ऑर्डर चेंज मत करना। बताओ भी क्या आएगा? B क्रॉस C माइनस B क्रॉस A। माइनस B क्रॉस A मतलब A क्रॉस B। क्या भाई आवाज क्यों नहीं बंद हो गई? क्या क्रॉस प्रोडक्ट भूल गए? A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C। हाँ यही कह रहा हूं मैं। ये हमने पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था इसको? ये टर्म कहाँ ही थी? टाइम पढ़ा था शायद। ये हमने पढ़ा था एरिया के टाइम पे, करेक्ट। जब मैंने कहा था कि तीनों वर्टिसेस हैं और इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? सेम एरिया भी तो वही है, हाफ ए बी क्रॉस ए सी। जिसका मॉड लो, हाफ लगाओ, वही तो एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना? एंड दैट इज व्हाई व्हेन समबडी सेड एरिया वेक्टर, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एरिया वेक्टर, बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस नॉर्मल वेक्टर, ऑब्वियसली हमको एक हाफ वाली टर्म लेनी पड़ेगी, वो इस ट्राइंगल के एरिया के इक्वल हो सकता है, बट नॉट रिक्वायर्ड। हमें इस इंफॉर्मेशन की कोई जरूरत नहीं। बस मैं बता रहा हूं कि कोई एरिया वेक्टर बोलता है तो उसका रीजन क्या होता है, ठीक है? तो A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A इज आवर नॉर्मल वेक्टर। पॉइंट्स तो हमारे पास तीन है ही। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन? क्या होगी? R माइनस A डॉट N, सेम N इक्वल्स टू 0। So how helpful was this? क्या किया हमने तो n वेक्टर निकाला है ना, इक्वेशन तो हमने पुरानी यूज कर ली ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहला पॉइंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट। बट आओ देखते हैं कि इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे हमारी 3D फॉर्म में, तो 3D फॉर्म में ये कैसा दिखाई देगा। पहले तुम इसको नोट कर लो। 3D फॉर्म में देखते हैं हम इसको कैसे लिखते हैं।
नोट कर लिया सभी ने? Yes. ओके, सर ये फर्दर भी तो सिंपलीफाई हो सकता है। फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या करना चाहते हो उसका बताओ? ए का डॉट जो ए बी और ए सी वाले टर्म के अरे साथ नहीं यार, वो बॉक्स एबीसी बन जाएगा, वो आर डॉट, ठीक है, जरूरत घुमा फिरा के तो वही हो जाएगा। एक्चुअली ये जो मैंने सिंप्लीफाई किया है ना, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। याद है मैंने एरिया के टाइम पे भी बोला था कि अगर मुझे ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो मुझे उसको एज अ फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं, बिकॉज यहाँ पे तीन क्रॉस प्रोडक्ट्स, हमको तो एक ही क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है ना, ए बी क्रॉस ए सी। तो इसलिए मैं इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, बिकॉज उससे केवल काम बढ़ेगा, कोई फायदा नहीं। तुम 3D फॉर्म में आओ, इंपॉर्टेंट ये है। अच्छा, इसी चीज को एक और तरीके से समझा सकता है वेक्टर्स में, कि अगर मैंने ए बी वेक्टर लिया, ए सी वेक्टर लिया, ठीक है, वो तो प्लेन में ही है ना, फॉर एनी पॉइंट विच इज मूविंग इन दिस प्लेन, कोई पॉइंट लेते हो जो प्लेन में है, इफ आई ज्वाइन दिस पॉइंट टू ए, these three vectors are lying in the same plane, है कि नहीं? ये तीनों वेक्टर सेम प्लेन में, बॉक्स ए बी वेक्टर, हाँ, ए सी वेक्टर, ए पी वेक्टर आर इन द सेम प्लेन, आर को-प्लेनर। तो यही बात जो मैंने यहां पे लिखी है, इसको लिखने का, इसको समझने का एक और तरीका है, क्योंकि हमको पता है कि अगर तीन वेक्टर्स को-प्लेनर हैं तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट, सो बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ AP vector, AB vector and AC vector should be equal to 0. I'm still using vectors, but we want 3D equation of this plane. That means I want this equation in terms of x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 and x y z. लिख ही सकते हैं ना? बिल्कुल। अब बॉक्स देखते ही थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, बिकॉज बॉक्स प्रोडक्ट इज अ डिटर्मिनेंट, है ना? बॉक्स प्रोडक्ट हमारा एक डिटर्मिनेंट है। इस डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो में क्या होगा? ए पी वेक्टर। व्हाट इज ए पी वेक्टर? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। मैं लिख ही रहा हूं, तुम अपने आप सोच के बताओ कि आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या होगा? इफ आर वेक्टर इज एक्स वाई जेड and A vector is x minus x1 x minus x1 y minus y1 z minus z1 x minus x1 y minus y1 z minus z1, फर्स्ट रो। सेकंड रो क्या आएगी भाई? व्हाट इज ए बी वेक्टर? x2 x2 minus minus x1 z2 minus z1। थर्ड x3 minus x1 x3 minus x1 y3 minus y1 Z3 minus Z. 3D equation of a plane when the plane is passing through three fixed points. सर एक्चुअली मैं ये बोल रही थी कि एन ए वेक्टर क्रॉस ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। What? N सर A vector? एन सर एन ए वेक्टर इन द सेंस वो डायरेक्शन में एक वेक्टर लिया हमने, उसको r इज इक्वल टू आर वेक्टर प्लेन का वेक्टर है, आर वेक्टर इज इक्वल टू एन ए वेक्टर, उसी डायरेक्शन में एक वेक्टर इनटू सॉरी क्रॉस ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। अगर हो सकता है will be 0। ये करिए सर जीरो कैसे हो? वो तो परपेंडिकुलर टू भाई, ए बी क्रॉस ऐसे करोगी तो एन वेक्टर के पैरेलल वेक्टर तो आएगा, तो एन ए वेक्टर तुम्हारा क्रॉस करके 0 कर देगा उसको। बड़ी हम कर क्यों रहे हैं? ये है ना बॉक्स, अच्छा सा बॉक्स करो ना इसको। हाँ भाई, सबको ये डिटरमिनेंट समझ में आया क्या? है ना? यानी फॉर्मूले के नाम पर, है ना, हमारे पास ये डिटरमिनेंट है। अब अगर जैसे मुझे 3 पॉइंट दिए गए तो मुझसे कहा गया उस प्लेन की इक्वेशन बताओ जो इन तीनों पॉइंट से पास होता है, बस इसको ध्यान रखो, आंसर निकालो, काम खत्म। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक और है जो, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ और एग्जांपल्स दिखाता हूँ। थोड़े से एग्जांपल्स करने का टाइम आ गया। कर सकते हैं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, डिटरमिनेंट को बिल्कुल भी सिंपलीफाई मत सर, वो कांस्टेंट्स बन जाएंगे सर वो जीरो आ रहा है
थोड़ा। डिटरमिनेंट जो है वो बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में, इसको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये काम बहुत आसान है। सोचो ना, मुझे 2 पॉइंट्स दिए हैं, उनके केवल x कोऑर्डिनेट्स को सबट्रैक्ट करना है। सेकंड रो इज अ कांस्टेंट, सेकंड रो कंटेन्स कांस्टेंट टर्म्स, थर्ड रो कंटेन्स कांस्टेंट टर्म्स, एंड फर्स्ट रो में केवल ये x y z माइनस माइनस समथिंग आएगा। ये काम करते हैं हम लोग तुरंत, हम लोग जो है पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने ग्रुप पे पोस्ट किए हैं क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, वैसे तुम लोग भी पढ़ लो, व्हाट्सएप ग्रुप पे क्वेश्चंस पोस्ट किए मैंने। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू -3, -3, -1 and perpendicular to the plane joining the points 2, 6, 1 and 1, 3, 0। शौनक ट्राई करेगा इसको, मतलब केवल एक आइडिया देना कैसे करना है इसको। एक मिनट सर। पढ़ो उसको, पढ़ो। सर तो जो मेरे 2 पॉइंट्स नीचे दिए हुए हैं, हाँ, उनको वेक्टर फॉर्म में अज्यूम करके उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लूंगा और फिर नहीं, वेट, उनको वेक्टर फॉर्म में अज्यूम मतलब उनका अज्यूम क्या अज्यूम करना है उसमें वो तो जो कोऑर्डिनेट दिए हुए, बस आई है। अच्छा तुम करोगे उसका पोजीशन वेक्टर ले लोगे, हाँ ठीक है। हाँ, वो और फिर दोनों का क्रॉस ले लूंगा और फिर उसके बाद जो दोनों क्रॉस ले लोगे, वेट, दोनों पॉइंट्स का क्रॉस ले लोगे? नहीं, आर्यन पॉइंट्स को सबट्रैक्ट करके n परपेंडिकुलर वेक्टर लाइन दी निकाल है तो सकते हमारे पास n वेक्टर आ जाएगा। हाँ सर, एक पॉइंट हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। शौनक गड़बड़ क्यों हो रही है यार, हैं तुम समझ क्यों नहीं पा रहे हो? ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और बोला गया जो प्लेन है हमारा वो उस लाइन के परपेंडिकुलर है जो AB से पास होती है। अच्छा सब अब सही। तो ये जो हमारा AB है, ये लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है भाई, है ना। तो हमें तो केवल AB वेक्टर चाहिए। AB वेक्टर जैसे मिल गया हमको n वेक्टर मिल जाएगा भाई। क्या आ रहा है n वेक्टर? देखो इस क्वेश्चन में, देखो n वेक्टर क्या आया, I cap plus 3 I cap plus 3j cap plus 3j cap plus k cap, I cap plus 3j cap plus k cap। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो नॉर्मल वेक्टर मिल गया और पॉइंट क्या दिया हुआ है? पॉइंट है -3, तो वो वेक्टर वाले फॉर्म में डाल देंगे। तो ये क्या हो गया? ये हो गया डायरेक्शन, ये हो गया पॉइंट, डायरेक्शन पॉइंट फॉर्म। डायरेक्शन पॉइंट फॉर्म क्या था, याद है? अगर तुम 3D में जाओ, r - a dot n, वेक्टर इक्वेशन तो बिल्कुल सही है, उसका 3D फॉर्म ये था। व्हाट इज a? a is 1 n वाला 1 into x minus -3 plus 3. What is b? b is 3, y plus 3, and what is c? c is 1, z minus 1 equals to 0. क्या आंसर? x plus 3y plus z x plus 3 plus z plus 11 equal to 0 equals to 0। ठीक है भाई, समझ आ रही बात? तो ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। और बस तुम्हें, जब तुम्हें प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए बोला जाएगा तो बट जो मैं बोल रहा था वो गलत तो नहीं है ना? तुम पॉइंट के साथ कैसे लें? A और B का तुम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे थे शौनक। मान लो ओरिजिन तुम्हारे घर पे, तो मैंने उस ओरिजिन को A से ज्वाइन किया, मैंने उस ओरिजिन से B को ज्वाइन किया और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला। वो क्या है? क्या है वो? सर परपेंडिकुलर है दोनों पे। करेक्ट, बट प्लेन के हिसाब से वो क्या है? मतलब अरे मतलब प्लेन के साथ उसकी क्या ज्योमेट्री है? मतलब व्हाई यू टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट? हाउ विल दिस हेल्प? सर अगर मैं एक प्लेन से दूसरे परपेंडिकुलर प्लेन पे शिफ्ट करना चाहता हूँ तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले लूंगा और मेरे को पॉइंट तो दिया हुआ है तो मैं सेटिस्फाई करा दूंगा उसको। क्या एक प्लेन से परपेंडिकुलर प्लेन पे शिफ्ट हो रहे हो तुम? हाँ, तो क्रॉस प्रोडक्ट में एक दो वेक्टर लेते हैं और उसके परपेंडिकुलर निकालते हैं, है ना? तो
उसमें मैंने बस पॉइंट सेटिस्फाई करा दिया -3 -3 1। तुम सब छोड़ो, मुझे बताओ कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट तुम्हें विजुलाइज हो रहा है? वो क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ है ये बताओ मुझे। यार एकदम अजीब आएगा। वो तो OA और OB के परपेंडिकुलर वो होगा ना, डिपेंड प्लेन करेगा से उस लेना चीज देना का। ही नहीं सर है वो उसका। कुछ नहीं होगा सर। OA और OB का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसको विजुलाइज करो, आंख बंद करो, सोचो वो कहाँ पे है एंड व्हाट इज इट्स रिलेशन विद दिस प्लेन, द रिक्वायर्ड प्लेन। उससे रिलेशन क्या है उसका, है कुछ तो बताओ। सोच रहा इसमें क्या हो गया, ठीक है। तो हमने देखो 2D में जैसे पढ़ा था, स्लोप पॉइंट फॉर्म, डायरेक्शन पॉइंट फॉर्म हो गया, 2 पॉइंट फॉर्म, यहाँ पे 3 पॉइंट फॉर्म हो गया। तीसरा हमने पढ़ा था इंटरसेप्ट फॉर्म, याद है? यस सर एंगल बनाएगा शायद से प्लेन के साथ वो तो नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, वो बात करेंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या था भाई, एक लाइन के लिए एक्स एक्सिस पर a, y एक्सिस पर b, तो इक्वेशन क्या आई थी, x बाई a प्लस y बाई b इक्वल्स टू 1। यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पर इमेजिन करो कि एक प्लेन है और ये प्लेन क्या कर रहा है, x एक्सिस को कट करता है, y एक्सिस को कट करता है, z एक्सिस को कट करता है, और जो इंटरसेप्ट्स हैं यानी ये जो लेंथ्स हैं, x एक्सिस पर a है, y एक्सिस पर इंटरसेप्ट b है और z एक्सिस पर इंटरसेप्ट c। ठीक है ना? फॉर दिस प्लेन x इंटरसेप्ट length of x intercept is a, in fact algebraic length, leave it, length क्यों लिखें, x intercept is a, ये तो 3 पॉइंट फॉर्म जैसा ही हो जाएगा। हाँ, y intercept is b and z intercept is c। तो क्या होगी इस प्लेन की इक्वेशन? हाउ विल यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन? एंड ट्रस्ट मी, एक ही फॉर्म रिक्वायर्ड है। जैसे स्ट्रेट लाइन से बोला था कि स्लोप पॉइंट फॉर्म में है, 0 0। हाँ सर। ये 3 पॉइंट फॉर्म ही तो है। हाँ सर। ये 3 पॉइंट फॉर्म कैसे है? देखो ना, ये पॉइंट हो गया A, 0, दिस इज 0, 0, B, 0 एंड 0, दिस इज 0 सी, खत्म बात। तो क्या हम 3 पॉइंट फॉर्म का यूज करके इसका आंसर निकाल सकते हैं? बिल्कुल। 3 पॉइंट फॉर्म क्या था? वो डिटरमिनेंट क्या था उस डिटरमिनेंट में? फर्स्ट लाइन x minus x1, let's assume this is x1, x minus a, y minus 0, z minus 0. Now second row में क्या था? This minus this, क्या आएगा? Minus a, b and 0, and this minus this, so minus a, 0 and c. तो जरा इस डिटरमिनेंट को ओपन करो, मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। इस डिटरमिनेंट को हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। सिंप्लीफाई करो जितना हो पाए और फिर आंसर बताओ। एंड बेटर होगा कि हम उस फॉर्म में लिखें जिससे हम 2D में लाइन से इसको रिलेट कर पाए। x by a plus y by b plus z by c equal to Yes, sir. So Yes, you sir, must be yeah. getting bcx plus ACY plus abz equals to abc, Yes. Yes, sir. right? Divide by this abc, assuming that none of them are obviously 0, कोई 0 नहीं है। Divide by abc and you will get x by a plus y by b plus z by c equals to 1. Once again, equation is similar to intercept form of straight lines in 2D. क्या थी वो? x by a plus y by b equals to 1 और यहाँ पे x by a plus y by b plus z by c equals to 1. तो जैसे ही हमको ये फॉर्म हमने डिराइव की, now we can solve next question, fourth question. देखो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है find the equation of a plane parallel to another plane. अब ये चीज हालांकि मैं बताऊंगा बाद में, अभी
लेकिन मेरे बताने के पहले ही तुम समझ सकते हो कि इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या क्या हमें मिल गया. If somebody says that this plane is parallel to this plane, what do we have? We have its direction. How? हमें डायरेक्शन कैसे मिल गई? परपेंडिकुलर वेक्टर n वेक्टर से दोनों का same है। परपेंडिकुलर ही होगा n वेक्टर यस. अगर दो प्लेन्स पैरेलल हैं तो उनका नॉर्मल वेक्टर कॉमन होगा. एक ही वेक्टर होगा जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा. तो जो प्लेन यहां पे दिया हुआ है वो प्लेन है ये वाला, x प्लस 5y माइनस 4z प्लस 5 इक्वल्स टू 0. तो बताओ मुझे इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या है? I cap plus 5j cap minus 4j cap. वेरी गुड. I कैप प्लस 5j कैप माइनस 4k कैप. तो मिल गया हमको इसका नॉर्मल वेक्टर. जो प्लेन निकालना है उसका नॉर्मल वेक्टर तो मिल ही गया, है ना? तो कैन यू इमेजिन, कैन यू थिंक व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन? व्हाट कैन बी अज्यूम? क्या अज्यूम कर सकते हैं? अगर मुझे अज्यूम कर लिया, लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन बी व्हाट? X plus 5y x plus minus 5 4z. by minus 4z plus d x प्लस 5y माइनस 4z. ये तीनों टर्म्स तो सेम ही रहेंगी ना भाई? सर लेकिन ये तो स्ट्रेट लाइन जैसा ही हो गया ना, दो अगर लाइंस बिल्कुल. पैरेलल है तो बस कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो ax प्लस by सेम रहता है. वही चीज ax by cz. हो गया. हालांकि ये पॉइंट में लिखवा दूंगा अभी. हाँ. एंड दिस इक्वल्स टू d एज्यूम करो. मैंने प्लस डी के बजाय इक्वल्स टू डी रख दिया. उसका रीजन क्या है? थोड़ा कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं, प्लस माइनस वाली बात है. आगे देखो उसमें इंफॉर्मेशन क्या लिखी है. हमको डी कैसे निकालना है. देखो लिखा है कटिंग इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस whose sum is 150. यानी x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट का सम 150. So look at this equation and tell me what is the length of x intercept? D. भाई x इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे? y को रख y दिया z को 0, 0 कर देंगे. z को रख दिया 0. आ गया x इंटरसेप्ट. x एक्सिस पे प्लेन कहां कट कर रहा है उसके लिए y भी 0 हो गया, z भी 0 हो गया. तो क्या आ गया बताओ? d प्लस क्या आएगा? y इंटरसेप्ट d by 5 माइनस d by 4 माइनस d by 4 इक्वल्स टू 150. देखो d की वैल्यू क्या आ रही है, यहां से सॉल्व करो. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d? क्या आ गया? इट इज यस सर मैच कर रहा. हाँ सर मैच कर रहे हैं. 3000 by 9. 3019. 3000 by 19. Yes sir. यस सर. यस सर. अच्छा ठीक है, 3000 by 19. ठीक है, मैच कर रहा है अभी. ठीक है, ओके. और दो भी. और लाइन की हमने जो वेरियस फॉर्म्स पढ़ी थी उसमें कौन कौन सी फॉर्म्स और थी बताओ? नॉर्मल पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म. राइट. पैरामेट्रिक फॉर्म हम यहाँ पे ला सकते हैं, लेकिन मैं बाद में बताऊंगा. पैरामेट्रिक फॉर्म पे हम बाद में आते हैं. अभी के लिए इतनी फॉर्म्स जो है वो सफिशिएंट है ना. सो इसके पहले हम आगे बढ़े. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस पढ़ने के बाद भी हमने ये किया था ना कि अगर, क्योंकि इस क्वेश्चन में यूज हुआ है, तो इन दो पॉइंट्स को हम अलग से लिख लेते हैं. पैरेलल प्लेन्स सब कुछ रिवाइज हो रहा है. वही हमने जो 2D में स्ट्रेट लाइंस पढ़ा था, हर एक पॉइंट देखो, पॉइंट बाय पॉइंट पूरा रिवाइज हो. सो इफ आई हैव टू अज्यूम अ प्लेन पैरेलल टू ax plus by plus cz plus d equals to 0 can be assumed as what?
एक प्लेन अगर मुझे उसके पैरेलल अज्यूम करना हो तो मैं क्या अज्यूम कर सकता हूँ? ax plus by plus cz plus कांस्टेंट चेंज कर देंगे ax plus by plus cz plus lambda equals to 0. See, जैसे मैंने उसको ऐसा अज्यूम किया, आई हैव ओनली वन अननोन, और उस एक अननोन की वैल्यू निकालने के लिए कोई भी मतलब इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। जैसे उस क्वेश्चन में उसने सम ऑफ इंटरसेप्ट बोल दिया, वो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया जिससे ये प्लेन पास कर रहा हो, तो भी आंसर आ जाएगा, है ना। तो पैरेलल प्लेन्स के लिए तो ये हो गया, ठीक है। व्हाट अबाउट परपेंडिकुलर प्लेन्स? सर उनके जो नॉर्मल सर होंगे AI वो कैप भी J परपेंडिकुलर। कैप C वो उससे पैरेलल वेक्टर होगा, परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, तो उसके पैरेलल कुछ। ओके, सो अगर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं, अब 2D में प्रोडक्ट इक्वल टू -1 होता था, इसमें कुछ है क्या ऐसा? अब देखते हैं उस चीज को रिलेट करने की कोशिश करते हैं। बट पहले ये देखो कि अगर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं, ध्यान रखना कि जब प्लेन्स की बात हम करेंगे और प्लेन्स की डायरेक्शन की बात करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली एंगल बिटवीन प्लेन्स की बात हो रही है। टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। टू विजुअलाइज, लुक एट द कॉर्नर्स ऑफ योर सीलिंग। ये देखो वॉल और सीलिंग के बीच का एंगल 90 डिग्रीज है। तो दो प्लेन्स अगर परपेंडिकुलर हैं, तो अगर तुम्हें उसकी डायरेक्शन के बारे में सोचना है, तो प्लेन की डायरेक्शन के लिए हमने लिया है नॉर्मल वेक्टर। ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल वेक्टर। तो अगर ये प्लेन मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल्स टू 0 है, और दूसरा प्लेन a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल्स टू 0, then what will be the relation? डॉट प्रोडक्ट a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0। इसका नॉर्मल वेक्टर, इसका नॉर्मल वेक्टर भी परपेंडिकुलर होने चाहिए, बिकॉज नॉर्मल वेक्टर तो प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब इस प्लेन के पैरेलल। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो भी वेक्टर होगा वो यहां पर भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो हमें केवल दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 करना है। n1 dot n2 equals to 0, and this will give you what? This will give you a1 a2 plus b1 b2 b1 b2 equal to 0. and if you stop here, right here, a1 a2 plus b1 b2 equal to 0, you will get the same condition what you got in straight lines. ये तो था a1 a2 plus b1 b2 equal to 0, है ना? क्यों? Yes, sir. अरे भाई माइनस वो तो उसके हाँ सर SBY तो लिख लो चाहो तो, वैसे कोई जरूरत नहीं है। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। बड़ा जरा सोचो, ये सोचो कि जब प्लेन्स पैरेलल थे, तो जब मैंने दूसरा प्लेन अज्यूम किया, आई हैव ओनली वन अननोन, दैट मीन्स वन इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट। बट जब मैंने कहा कि प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं, तो जब प्लेन्स पर मान लो पहला प्लेन दिया हुआ है और दूसरा प्लेन हमको निकालना है, जब भी मैं दूसरे प्लेन को अज्यूम करूंगा, हाउ मेनी अननोन्स आर देयर व्हेन यू आर अज्यूमिंग अ प्लेन? हाउ मेनी अननोन्स आर देयर? टेल मी। 4 कितने अननोन्स? 4 नो, है ये 4 नहीं, 3 it's 3, because you can always divide by d2 or c2 or b2 whatever, because जब भी तुम किसी से डिवाइड कर दोगे तो वो रिड्यूस होके जो भी नॉन जीरो वैल्यू है डिवाइड करने के बाद कांस्टेंट हो जाएगा। भाई it is same as when you say the equation of a straight line is ax plus by plus c equal to 0, and we have 3 unknowns a, b, c. No, we do not have 3 unknowns. We can always divide by c and convert them into unknowns only, right? इसीलिए देखो ना, y equal to mx plus c, दो ही तो अननोन है, स्लोप और इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे 3 अननोन्स है भैया, दिख रहे हैं 4 लेकिन 3 ही, और यहाँ पे देखो एक रिलेशन आ गया। सो 3 अननोन्स 1 रिलेशन, इज इट सफिशिएंट? ऑब्वियसली नॉट। नहीं सर, सफिशिएंट तो नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे तो एक ही अननोन है, जिसमें एक ही कंडीशन और मिल गई तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट यहाँ पर केवल एक ही कंडीशन से आंसर नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे प्लेन की डायरेक्शन फिक्स हो गई,
यहां पे प्लेन की डायरेक्शन फिक्स नहीं हुई। क्यों भाई? अगर मैं कहूं कि इस वॉल के परपेंडिकुलर प्लेन क्या हो, ठीक है, हमारी सीलिंग है, हमारा फ्लोर है जो कि परपेंडिकुलर है, देन दिस वॉल एंड दिस वॉल ये भी तो परपेंडिकुलर है। अभी भी इनफाइनाइट डायरेक्शंस हैं, है ना, इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन्स ज्यादा है। तो हमको ज्यादा पता होनी चाहिए ना, एक नहीं, हाँ, लाइन। अब वो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट क्या होगी वो तो क्वेश्चन डिपेंड करेगा। मैं बस केवल बता रहा हूं कि अगर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर है तो दूसरे प्लेन की डायरेक्शन फिक्स नहीं होगी, हमें और इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। अब वो तो क्वेश्चन जब आएंगे तो हम देखेंगे, ठीक है। तो और क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन इस टाइप के हम ट्राई करते हैं। हाँ, ये देखो जो तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको ट्राई करते हैं। तीसरा क्वेश्चन पढ़ो, सोचो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा तो फिर देखते हैं। अगर वो बेस्ट अप्रोच है तो ठीक है, अदरवाइज और डिस्कस करेंगे। पढ़ो उसको, तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में एक प्लेन निकालना है ऑब्वियसली, और जैसे मैंने कहा कि एक कंडीशन नहीं है, दो एक्स्ट्रा कंडीशंस। प्लेन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एंड देन परपेंडिकुलर टू अ प्लेन। क्वेश्चन ऐसा है कि हमारा प्लेन है x + 3y + 3z = 8। इस प्लेन से केवल इतना मतलब है कि हमारा जो प्लेन है वो उसके परपेंडिकुलर। तो हमें जो प्लेन फाइंड करना है उस प्लेन पर 2 पॉइंट्स हमको पता है ना, 2 पॉइंट्स पता है, और एक ऐसा प्लेन पता है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। दैट्स इट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ट्राई योरसेल्फ, एंड इफ यू नीड एनी हेल्प, वेरी गुड, तो आंसर निकालो। देखो मैथ्स का जब अच्छी बात है, पर मैं कह रहा हूं कि अगर किसी को हिंट चाहिए, नहीं समझ में आ रहा, तो केवल ये सोचो कि मुझे किसी प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए आई जस्ट नीड 2 थिंग्स, अ पॉइंट एंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर ये 2 चीजें मिल गई तो आंसर आ जाएगा, है ना। अब सोचो, पॉइंट तो है ही हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं भाई, हमको बस एक वेक्टर चाहिए विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। थिंक अबाउट इट, सोचो। कौन है साथ में? भैया वेट कर रहे आ रहे। हाँ, जो लोग चैट करना चाहते हैं, यू कैन चैट विद को होस्ट, ओके। अच्छा, चैट पे कुछ लिख रहे हो तो होस्ट नहीं, को होस्ट को लिख, जहां मेरा नाम है। इन केस कोई चैट कर रहा हो तो। सो अर्पित ट्राई करेगा क्या? अर्पित कुछ बताएगा? अर्पित, वेक्टर एन निकालने का कुछ रास्ता है? नहीं बताएगा? अच्छा, नहीं। और सोनल, सोनल की आवाज तो यही बहुत दिनों से। हाँ सर, हाँ सर। कहाँ है सर हूँ ना। तो यहाँ पे आना चाहिए था ना, यहाँ क्यों नहीं आई? कॉल नहीं है तुमको? कॉल आई थी यहाँ से? नहीं आई? सर। अरे बड़े गधे लोग हैं, सबको तो बोला था कॉल करने को यार, कमाल है। अच्छा सोनल बताओ, कल के लिए आया, आज के लिए नहीं। कल के लिए क्या? बिल्कुल ही बेवकूफ लोग हैं क्या ये? कल क्यों बुलाया? जब क्लास आज है तो कल क्यों बुलाएंगे? अच्छा तो कल सोनल, सुबह भी है शायद। सोनल, ये जो एन वेक्टर है निकालने का कोई रास्ता समझ में आ रहा है? सर हम वो जो अपना ओरिजिनल था, जैसे वो ax - x1, उसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हैं, तो लंबा जो।
नहीं, अगर तुम अलजेब्रा सोच रही हो तो ax माइनस x1 by माइनस y1 cz माइनस z1 में x1 y1 z1 तो है हमारे पास, x2 y2 z2 भी है। उससे बेटर तो होगा तुम 3 पॉइंट फॉर्म यूज कर लो, लेकिन उसमें भी वेरिएबल्स तो 3 बच जाएंगे ना, फिर x3 y3 z3 नहीं है हमारे पास। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। धनुष, धनुष यस सर, वो परपेंडिकुलर बोला है तो एक केस सर मतलब 2 इक्वेशन आ रहा है, तीसरा कैसे निकालनी? अच्छा ठीक है, ठीक है। सर 2 इक्वेशन आ जाएगा तो फिर नहीं कुछ नहीं। सर इक्वेशन तो मिल गई थी। सर इक्वेशन तो 3 मिल रहा है। 3 मिल गए। 3 इक्वेशंस था। ये जो वेक्टर मैंने अभी ड्रॉ किया है, ये वाला, ये गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर है। लेट्स कॉल दिस v वेक्टर, ठीक है। ये वेक्टर v, वेक्टर v क्या है भाई? व्हाट इज वेक्टर v? वेक्टर v इज I cap I cap plus 3j plus 3k. Now tell me, what is the relation between v vector and n vector? Tell me, क्या है? v dot n equal to 0. v is perpendicular to n. अगर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं, अगर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं तो उनके नॉर्मल वेक्टर्स भी तो परपेंडिकुलर है भाई, है ना? वही तो हमने यूज किया था वहां पर। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक। दूसरी जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो है 2 पॉइंट्स। हमारे पास इस प्लेन में 2 पॉइंट्स है, करेक्ट। इफ आई ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स आई विल गेट अ वेक्टर, एंड आई एम रिपीटिंग, if you have 2 points, if you have position vectors of 2 points, almost in all the questions these position vectors are useless, क्योंकि origin पता नहीं कहां पर है। हमें उस OA और OB का कुछ नहीं करना, immediately join them, क्योंकि जैसे तुम उसको ज्वाइन करोगे, लाइन है तो वो लाइन बन जाएगी, लाइन के पैरेलल वेक्टर। उसका भी डॉट प्रोडक्ट लेना प्लेन है, अगर प्लेन है तो अब ये जो वेक्टर हमको दिखाई दे रहा है, दिस इज AB वेक्टर। इस AB वेक्टर को भी ध्यान से देखो तो वो n के परपेंडिकुलर तो होगा, क्यों? बिकॉज AB लाइज इन द प्लेन, ओके। I want to find n vector and I have this information that n vector is perpendicular to these 2 vectors. How will you find n vector? Irrespective of its magnitude, I'm just interested in its direction. एक वेक्टर है जो 2 गिवन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा वेक्टर? n वेक्टर इज AB क्रॉस V या V क्रॉस AB। काम हो गया। कैसे? पॉइंट है ही हमारे पास, आ गया ना n वेक्टर। क्यों भाई? आ गया ना n वेक्टर, आ गया। चलो लिखो, करो। तो किसी का हुआ था या किसी का नहीं हुआ था? कुछ और वैसे कर सकते हैं इसको वापस डॉट लेके, मैंने अलग 4 रिलेशन 4 वेरिएबल। तो तुम पहले डॉट 2 इक्वेशन बना के थर्ड वाली सोची नहीं। 3 बिल्कुल इक्वेशन से हो डॉट इक्वेशन आ लेके गया, भी, फिर चौथा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल मैं सही, तुम लोग बिल्कुल सही कर रहे हो। डॉट लेके भी आंसर आ जाएगा, बट वो कहीं थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, मतलब उसमें 4-5 हाँ, स्टेप्स हो जाएगा। 4 इक्वेशन। सर वो 2 इक्वेशन बना के फिर आगे कुछ हो जाएंगे। यस यस। यहाँ पर तुम देखो, ये काम बहुत आसान है। अब तुम्हें केवल क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। हाँ, और अगर तो अपना काम थोड़ा सा और आसान करना चाहो, ए बी तो रैंडम है ना, तो हर बार थोड़ा काम। क्या बोल रहे हो शिवन? सर ए बी और बी वो भी तो हो सकते हैं, मतलब ए और बी, बी और ए बी कोलिनियर भी तो हो सकते हैं। हाँ, वी और ए बी कोलिनियर हो सकते हैं, ये कह रहे हो? अब 0 हो जाएगा। हाँ, वी और ए बी कोलिनियर हो सकते हैं, फिर डेटा इनसफिशिएंट हो जाएगा। तो तब तो डेटा इनसफिशिएंट हो गया। हाँ, उस केस में डेटा इनसफिशिएंट हो गया, तो ऐसा वो नहीं करेगा। मतलब ऐसा क्यों करेगा? तुम्हें आंसर ना निकले, ऐसा ही डेटा दिया जाएगा, इसमें आंसर निकलेगा। तो बात सही है, मल्टीपल चॉइस देते हैं। नहीं, फिर तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। जल्दी करो, बताओ क्या आंसर आ रहा है, फाइनल आंसर। अगर तुम इसका भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहोगे, बड़ी बात हुई ना, ये होगी क्रॉस प्रोडक्ट, आई कैप जे कैप के कैप,
V वेक्टर क्या था? 1 3 3। 1 3 3। AB वेक्टर क्या है? सबट्रैक्ट करो, बताओ। 7i plus j plus 5. 7 5 7 1 7 1 5 7 1 5 5। तो क्या आ रहा है ये बताओ? व्हाट इज द n वेक्टर? minus 12i minus 16j plus 20. 15 minus 3 minus 12 क्यों आएगा? प्लस, अच्छा तुमने ए भी क्रॉस भी किया होगा, ठीक है। 12 कैप plus 16j cap प्लस 16 है, प्लस 16 j कैप एंड minus 20k. minus माइनस 20 20 के कैप। और ये एल्जेब्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए, क्योंकि आपने ए बी और सी तो निकाल ही लिए, है कि नहीं? इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? इस प्लेन की इक्वेशन होगी 12x 16y माइनस 20z। 3 वेरिएबल्स तुमको मिल ही चुके हैं, एक बचा हुआ है में से कोई भी सब्स्टिट्यूट कर दो। इसको डी डालकर, और यहाँ पे जो पॉइंट दिए हुए हैं, या फिर डायरेक्टली कर सकते हो, डायरेक्शन पॉइंट फॉर्म से कर सकते हैं। पॉइंट क्या दिया हुआ था? ए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 2 2 1। तो 2 2 1 यहाँ पे डाल दो, देखो क्या आता है। 24 32 कितना आएगा? 56 माइनस 20 36 36 माइनस 36 माइनस 36, सही है क्या? Yes, डी की वैल्यू चेक करो यार, इसको 4 से डिवाइड भी करोगे ना फिर। yes sir हाँ सर आ रहा है। आंसर 3x प्लस 4y माइनस 5z 5z माइनस 9 यस सर। इक्वल्स टू 0। तो इसके पहले मैं आगे मूव करूं, मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताना चाहता हूं कि मेन में जो है कुछ सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं, हालांकि थोड़े से और ट्रिकी हो सकते हैं, बट इस लेवल के क्वेश्चन मेन में आते हैं। टाइम अगर तुम सेव करना चाहते हो तो अब मैं तुम्हें एक ट्रिक बताने वाला हूं, जिससे एक ही सिंगल स्टेप में अपना आंसर निकाल सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझना। तुमने यहां पर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्यों लिया? बिकॉज हमको दिखा कि यहाँ पे V और AB का क्रॉस प्रोडक्ट लेने पर हमको वो वेक्टर मिलेगा जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर मिलेगा। बट ध्यान दो कि हमने जब 3 पॉइंट्स फॉर्म पढ़ा था तो एक डिटर्मिनेंट भी हमारे पास आया था। इस डिटर्मिनेंट को हम कैसे लेके आए थे? आई मीन हमने कौन सा रूल अप्लाई किया, कौन सी थियरी अप्लाई की, इससे डिटरमिनेंट किया था? कोप्लेनरिटी है। 3 वेक्टर्स हमको कोप्लेनर दिख रहे थे, जिसमें कीप द फर्स्ट रो फिक्स्ड, यानी कि तुम किसी भी क्वेश्चन में अगर प्लेन निकालना चाहते हो, मेरी बात ध्यान सुनना, क्योंकि ये तुम्हारी बहुत हेल्प करने वाला है। अगर तुम इसको यूज कर लेते हो तो हर ऐसा क्वेश्चन विद इन मिनट सॉल्व होगा। फर्स्ट लाइन में ये 3 वैल्यूज फिक्स है, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z, राइट? अब जरा रेफर करो उसी फॉर्मूले को। सेकेंड रो में क्या था? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ये क्या था? ये एक ऐसा वेक्टर था जो प्लेन के पैरेलल था या प्लेन पर ही था, है ना? तो मुझे यहां पे क्या चाहिए? सेकेंड रो में एक ऐसा वेक्टर चाहिए विच इज पैरेलल टू प्लेन। वेक्टर मतलब उसके कोएफिशिएंट्स। थर्ड लाइन में क्या था? आई नीड अ वेक्टर विच इज पैरेलल टू द प्लेन। और ये वो मेथड है जो तुम्हें मिनिमम टाइम में किसी भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करके दे देगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग दिस डिटर्मिनेंट, तो देखो मेरा आंसर क्या निकलता है। x1 y1 z1 उसी प्लेन में एक पॉइंट है। ऑब्वियसली x1 y1 z1 उसी प्लेन में एक पॉइंट है, x y z उसी प्लेन में एक वेरिएबल पॉइंट है। तो ये भी वेक्टर प्लेन के पैरेलल तो है, वही तो लिखा हुआ है। तो जैसे हमारे क्वेश्चन में जो हमने भी क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें एक पॉइंट लेते हैं 2 2 1। 2 2 1 था ना? हाँ सर। 2 2 1। अब पिछले सोल्यूशन को भूल जाओ, मैं जो पूछ रहा हूं बताओ। कैन यू गिव मी अ वेक्टर विच इज पैरेलल टू द रिक्वायर्ड प्लेन? एक ऐसा वेक्टर सोच सकते हो, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। एक ऐसा वेक्टर चाहिए मुझे जो प्लेन के पैरेलल हो। सर अज्यूम कर सकते हैं AB वेक्टर AB वेक्टर ऑब्वियसली AB lie on the plane, तो वही तो हो गया ना।
ए बी वेक्टर मतलब बी माइनस ए, क्या आया था वो 715 करेक्ट. I need one more vector which is parallel to the plane. So V vector. और यहाँ पर मैं थोड़ा सा और क्रिएटिव, थोड़ा इमेजिनेटिव होना पड़ेगा कि एक प्लेन अगर दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर है, 3-3-1 वाला होता है तो उसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा प्लेन के इस पैरेलल प्लेन के पैरेलल होगा. पैरेलल हो जाएगा. राइट. तो क्या था वो 3 1 3 1 3 तो हुआ ये कि हमने ये काम अभी भी 2 स्टेप में किया था ना, कि पहले मैं डी एज्यूम किया, फिर पॉइंट रखा, यहाँ पर एक ही डिटरमिनेंट को सॉल्व करो और निकाल लो अपना आंसर. भाई मोर और लेस मेथड तो मेरा सेम ही है, बस मैं ये कह रहा हूँ कि जो डिटरमिनेंट कैसा है पर फिर बताइए ना. हाँ डिटरमिनेंट ये रहा फॉर्मूला, यहाँ पर x ये तो हम पहले निकाल चुके ना. ये कैसे आया, मतलब 3 पॉइंट फॉर्म में नहीं आया था ये वही तो है. इज अ पॉइंट ऑन द प्लेन. सर ये लास्ट वाला कैसे लिखा आपने 133? ये एक प्लेन है और ये उसका नॉर्मल वेक्टर है. ठीक, ये एक प्लेन है जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर. तो ये जो नॉर्मल वेक्टर है भाई, ये जो नॉर्मल वेक्टर है दिख रहा है तुमको? हाँ सर. ये नॉर्मल वेक्टर जो इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है वो इसके पैरेलल है कि नहीं है? इज इट पैरेलल नॉट? यस सर. तो सेम 133. व्हाट इज 133? 133 इज नॉर्मल वेक्टर टू द परपेंडिकुलर प्लेन. परपेंडिकुलर के परपेंडिकुलर क्या होगा भाई? पैरेलल. परपेंडिकुलर के परपेंडिकुलर पैरेलल. सॉल्व कर लो एंड यू गेट द सेम आंसर. ठीक है, तो अब हम सोचने का डायरेक्शन ये रखेंगे. इफ आई नीड इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन इन एनी क्वेश्चन, फर्स्ट लाइन इज फिक्स्ड, डिटरमिनेंट की फर्स्ट लाइन फिक्स्ड है. I just need 2 vectors which are parallel to the plane. मिनिमम टाइम में तुम्हारा आंसर हो जाएगा. और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू दिस एंड चेक. नहीं ये छोड़ दो, ये बहुत ही ट्रिवियल, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है. हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7E जो लिखा हुआ है 7th क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और प्रतीक्षा मुझे बताओ कि हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन. मैं पहले ही यहां पर लिख दे रहा हूं, एक डिटरमिनेंट बना रहा हूं मैं, इक्वल टू 0 कर रहा हूं और फर्स्ट लाइन में क्या लिखूं? x -1 y -1 z -1. ये तो मैं लिख दिया है. अब प्रतीक्षा बताएगी कि सेकेंड रो क्या होगी, थर्ड रो क्या होगी. प्रतीक्षा प्रतीक्षा है क्या? हाँ सर, जस्ट सेकंड. अच्छा ठीक है. Equation of a plane is nothing but the value of a determinant whose first row is x minus x1, y minus y1, z minus z1. Second row is coefficients of I cap, j cap, k cap of a vector which is parallel to the plane, and same in the third row, and you will get your answer. इससे इजी क्या हो सकता है? अगर इस इक्वेशन को समझने में किसी को तकलीफ आ रही हो तो मैं बता दूं कि ये जो इक्वेशन दी हुई है वेक्टर फॉर्म में प्लेन की ही इक्वेशंस हैं. ये कैसे? सर वेक्टर फॉर्म में डॉट n दिया हुआ. हाँ, वेक्टर फॉर्म में r माइनस a डॉट n इक्वल टू 0 हम निकाल चुके हैं. राइट? यस सर. अगर मैं इसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो ये क्या लिखा हुआ है? r डॉट n इक्वल्स टू a डॉट n. And what is a dot n? A dot n is going to be a constant because a is a point on the plane. N vector is perpendicular, given होगा. तो इसको हम assume कर सकते हैं r dot n equals to lambda. So any such equation, ऐसी कोई भी equation अगर लिखी हो तो वो plane की ही equation है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं. प्रतीक्षा, you are taking? सर इसके बाद मिल गया ना n, आपने जो बताया उसके बाद.
तो बताओ ना फिर क्या लिखूं यहाँ पर 2 with 1 reason. minus y 2 1 and whatever क्या बोला तुमने -2 -2 क्यों लिख रहे हैं हम यहाँ पर 2 1 -2 उसको एक्सप्लेन करो ना। कि n वेक्टर उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। हाँ n वेक्टर उस प्लेन के जो गिवन प्लेन्स हैं उसके परपेंडिकुलर होगा, सही बात है। और जो प्लेन निकालना है उसके पैरेलल होगा। पैरेलल होगा, जो पिछले क्वेश्चन देखा था हमने कि परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर पैरेलल। थर्ड रो में क्या आएगा भी अर्पित? अर्पित थर्ड रो में क्या लिखा जाएगा? 1 2 और 2 1 2 1 2 थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, वॉल्यूम कितना भी लो हो, कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। 1 2 और 2 आवाज आ रही है क्या मेरी? आ रही है, बट ऐसे ही आ रही है कि पता नहीं गलत ना हो जाए, मेरी बेइज्जती ना हो जाए, सिचुएशन एम्बैरेसिंग ना हो जाए। मैं फिर कह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो कि एक प्लेन है, तुम इमेजिन करो कि ये वॉल वाला, ये हमारे जो बोर्ड वाला प्लेन है और फ्लोर है, इसके परपेंडिकुलर अगर मैंने कोई वेक्टर रखा तो क्या ये वेक्टर फ्लोर के पैरेलल होगा या नहीं होगा? बताओ। हाँ सर होगा, ये पॉइंट समझ गया। समझ में आ गया? तो ये जो हम रख रहे हैं ये इसलिए रख रहे हैं बिकॉज जो नॉर्मल वेक्टर्स हैं, जो गिवन प्लेन के नॉर्मल वेक्टर्स हैं, वो रिक्वायर्ड प्लेन के पैरेलल है या उसी में लाई करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। बस उसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। क्यों भाई, सॉल्व कर लिया? यस सर। क्या आंसर आ रहा है? 2x minus 2y plus z equal to 1 2x minus 2y plus z equal to 1 इक्वल्स टू 1। अच्छा, आंसर शायद इसका वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तुम्हारा आंसर सही है। और ठीक है, फाइन। बाकी के क्वेश्चंस जो बचेंगे 3-4 क्वेश्चंस, वो तुम खुद ट्राई करना। वो 3-4 क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूं, उसको तुम खुद ट्राई करो। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, ये पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन प्रैक्टिस कर लेना, उसको देख लेना। थोड़ी बहुत चीजें हैं जो देखनी पड़ेंगी, बट ये जो पॉइंट मैंने लास्ट में बताया है इसको ध्यान रखना। कोई भी बेसिक क्वेश्चन जो होगा वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। अब ये सोचो कि दो प्लेन्स के बीच का एंगल कैसे निकाला जाए। उनके नॉर्मल्स के बीच का, नॉर्मल वेक्टर्स के बीच का। बिल्कुल। तो ये काम भाई बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर हमको दो प्लेन्स के बीच का एंगल निकालना है, दो प्लेन्स के बीच का हमको एंगल अगर निकालना है, तो एंगल का मतलब हुआ डायरेक्शन, और हमने जब भी प्लेन की डायरेक्शन की बात की है, हमने हमेशा बात की उसकी नॉर्मल की। तो आज हम नॉर्मल की बात करेंगे। अगर हमारे पास एक नॉर्मल वेक्टर है, लेट्स से दिस इज फर्स्ट प्लेन विच इज normal to, which is perpendicular to n1 vector, and this plane is perpendicular to n2 vector. तो वेक्टर्स को हम शिफ्ट कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। तो ये मान चलो कि ये वेक्टर्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये जो उनके बेसेस हैं वो उन्हीं लाइन से पास कर रहे हैं। सो वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल, राइट? यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, और ये स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है। कैसे? देखो ना, 90। तो अगर ये एंगल थीटा है, हालांकि प्लेन्स के बीच में भी दो एंगल्स बनेंगे। अगर एक तरफ थीटा बन रहा है, दूसरी तरफ 180 माइनस थीटा बनेगा, राइट? पाई माइनस थीटा बनेगा। तो अगर ये थीटा है, तो क्योंकि ये साइक्लिक है तो ये थीटा, और ये 180 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा? थीटा। तो बहुत क्लियर सी बात है कि प्लेन्स के बीच में जो एंगल होता है और इनके नॉर्मल्स के बीच में जो एंगल होगा वो सेम ही। तो काम बहुत आसान हो गया ना, लाइफ इजी हो गई हमारी। सो लेट प्लेन वन बी a1x b1y c1z plus d1 equal to 0. Let plane 2 be a1x a2x plus b2y plus c2z plus d2 equal to 0.
देन क्या निकाला जाए, cos थीटा है ना, Yes. cos थीटा क्या होगा तुरिका cos थीटा बताओ। Angle between planes is same as angle between normal vectors. So what is the normal vectors का dot product क्या होगा? Yes. A1 A2 A1 A2 B2 plus C1 C2 A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 mod ले लो। अगर हम acute angle between planes निकालना है, ठीक है, वरना हम बाद में प्लस माइनस लगा देंगे तो दोनों आ जाएंगे एक साथ, है ना। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा भाई, रूट ओवर Magnitude. mod A1 square plus B1 square plus C1 square and root over A2 square plus B2 square plus C2 square. Note angle between planes. हेलो, कोई कुछ बोल रहा था? नहीं, ओके। Foot of perpendicular, length of perpendicular and image. पॉइंट फिर से रिपीट हो रहा है, करते हैं। So this time we have a plane and we have a given point x1 y1 z1, plane वही हमारा ax by cz plus d equal to 0. Drop a perpendicular, same distance, this is p dash, this is q. इसी पॉइंट पे हमने लास्ट लेक्चर में फिनिश किया था लाइन के केस में, अब ये प्लेन पे आ गए हम। सो वी वांट टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ q, वी वांट टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ p dash and we also want to find pq. Tell me guys, इसके पहले हम इसको प्रूव करें, मुझे आइडियाज दो, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज। सर q के कोऑर्डिनेट्स से प्रोड्यूस प्रोसीड कर। एक मिनट, अब देखो एक से डिस्कस करते हैं। कुछ क्या बोल रहा था, q के क्या करेंगे, q के कोऑर्डिनेट्स अज्यूम किए जाएं। हाँ सर। q के कोऑर्डिनेट्स अज्यूम करना इज नॉट अ गुड आइडिया सर, बट उससे q वेक्टर आ जाएगा और वो सेम डायरेक्शन टू एरिया वेक्टर हो जाएगा मेरे प्लेन का। एन वेक्टर, हाँ मतलब नॉर्मल वेक्टर। वेक्टर ऑलरेडी पता और एक पॉइंट भी पता, तो सीधा लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। देखो, कुछ तुमने कहा कि हम q को अज्यूम करें। अब अगर मैं q को अज्यूम करूं, यही आइडिया था हमारा लाइन वाले केस में, लेकिन लाइन वाले केस में ये आइडिया वर्क करता है, मतलब वर्क तो यहां भी करेगा, बट वो बेटर था। क्यों? बिकॉज जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो कैसी होती है, x माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल्स टू वाई माइनस वाई बाई बी इक्वल्स टू जेड माइनस जेड बाई सी इक्वल्स टू लैम्डा। तो केवल एक वेरिएबल की टर्म में q को हम अज्यूम कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट वाज गुड। बट यहां पर अगर तुम q अज्यूम कर रहे हो तो आई डोंट थिंक बहुत हेल्प मिलने वाली है, बिकॉज q इज सिंपली लाइंग ऑन द प्लेन। तो q को अज्यूम करना इज नॉट अ गुड आइडिया। हाँ, तुम अगर x2 y2 z2 अज्यूम कर रहे हो, तीन वेरिएबल ले रहे हो तो अच्छी बात है, जितने कम वेरिएबल्स होंगे उतना अच्छा हो। सो आई एम नॉट सेइंग कि ये आइडिया काम नहीं करेगा, बट कैन वी डू समथिंग बेटर देन दिस। और सोचो, और बताओ। सर PQ नॉर्मल वेक्टर के पैरेलल होगा तो इसीलिए जो उसको प्रतीक्षा, एक मिनट, क्या बोलो तुम? PQ जो है नॉर्मल वेक्टर के पैरेलल होगा, सही बात है। फिर अब सर तो उसको लैम्डा टाइम्स नॉर्मल वेक्टर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कर सकते हैं, ठीक है, बट वी डोंट हैव लैम्डा ना, लैम्डा नहीं है हमारे पास, लैम्डा नहीं है भाई। Why don't you take your time and आराम से सोच कर and tell me your answer in terms of vectors. अब मैं ये कह रहा हूं कि मुझे 3D यूज ही नहीं करना है, forget 3D। तुम्हारे सामने सिचुएशन ये है, एक प्लेन दिया हुआ है। प्लेन देने का मतलब क्या हुआ, इस इक्वेशन को
ये इक्वेशन दी हुई है, इसका मतलब क्या है? दैट यू हैव इनफिनिट सेट ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पर तुम कोई पॉइंट लेना चाहो तुम ले सकते हो, राइट? कहीं भी कोई पॉइंट तुम चूज कर सकते हो। तो डायरेक्शन है हमारे पास, डिस्टेंस है, और वो दो वेक्टर्स के दो पॉइंट्स के बीच में वेक्टर निकाल ही सकते हैं। डायरेक्शन है, डिस्टेंस कौन सी? सर x1 y1 z1 से ax plus by plus d। वही तो डिस्टेंस निकालनी है शिवेन। PQ बात कर रहे हो तुम? हाँ सर। PQ कहाँ है हमारे पास? PQ तो यही तो होगी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ये है तुम्हारे पास? हाँ सर। नहीं। अच्छा सर आपने वो स्टार्ट में ही बता दिया था। मैंने स्टार्ट बताया था, बट स्टार्ट में कहा था कि वो सिमिलर होता। अब वही तो प्रूफ करने की बात आई है ना, पहले प्रूफ तो कर लो, आएगा वही। वो बात सही है तुम्हारी, आंसर मिल जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि क्या आप लोग वेक्टर्स का यूज करके लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं? क्योंकि ये निकाल लेंगे तो बाकी काम भी आसान हो जाएंगे। प्रतीक्षा ने एक आइडिया अच्छा दिया, गलत नहीं है, कि भाई हमारे पास ये जो PQ है इसको एज अ लाइन ट्रीट करो। तो जो PQ है इस लाइन की इक्वेशन हम लिख सकते हैं। भाई लाइन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए? उस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर और उस पर एक पॉइंट। क्या होगी इक्वेशन ऑफ PQ? इक्वेशन ऑफ PQ क्या होगी भाई? बताओ। ए वेक्टर प्लस लैम्डा ए वेक्टर x1 y1 z1 हो जाएगा। हाँ सर। 3D फॉर्म में बताओ, 3D फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या आएगी? x माइनस x minus x1 by y a equal to y minus x1 upon b। हाँ बिल्कुल सही है। ये n वेक्टर वही तो है यार, ai कैप bj कैप ck कैप। इक्वेशन ऑफ PQ यही तो होगी, y माइनस y1 बाई b z माइनस z1 बाई c। ये आ गई लाइन। सर अभी उसको अल्फा अज्यूम करके Q निकाल हाँ, सकते हो और फिर उसको अब जो तुम Q अज्यूम कर रहे थे वो अज्यूम करना इजी हो गया, बिकॉज इसी लाइन पर तो Q है ना। अब हम अज्यूम कर सकते हैं लेट Q बी क्या भाई? x1 प्लस लैम्डा a a लैम्डा, हाँ, y1 प्लस b लैम्डा, z1 प्लस c लैम्डा। और एक बार तुमने ये पॉइंट अज्यूम कर लिया तो इस पॉइंट के पास एक प्रॉपर्टी और भी है कि ये पॉइंट केवल इस लाइन पे नहीं है, प्लेन पे भी सेटिस्फाई ये प्लेन को भी सेटिस्फाई करता है। चलो प्लेन को सेटिस्फाई कराते हैं, प्लेन को सेटिस्फाई कराया जाए। प्लेन की इक्वेशन में x y z सब्स्टिट्यूट करो, देखो क्या आता है। इस प्लेन की इक्वेशन by हाँ, a x क्या है? x1 प्लस a लैम्डा प्लस b y1 प्लस b लैम्डा, है ना, और c z1 प्लस c लैम्डा इक्वल्स टू 0। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा? लैम्डा क्या है भाई? ऑलमोस्ट सिमिलर सा आ रहा है जो हमने लाइंस में भी देखा था, ऑलमोस्ट वही चीज आ रही है। क्या आ रही है? माइनस x1 plus b1 plus x1 y1 plus z1 डिवाइडेड बाय a square plus b square plus c square। लैम्डा की ये वैल्यू अगर यहां डाल दी जाए तो हमें क्या मिल जाएगा? Q मिल जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। एंड देयर आर नो सरप्राइजेस कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी कि Q का फॉर्मूला वैसा ही आ रहा है जैसा हमने 2D में देखा था। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या आ रहा है? x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b, z माइनस z1 बाई c इक्वल्स टू माइनस ऑफ व्हाट? ax1 प्लस by1, एक मिनट b में भूल गया शायद, हाँ, प्लेन की इक्वेशन, हाँ एक d भी आएगा, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d भी तो आएगा यहाँ। तो माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 यहाँ पे ऊपर भी आएगा, माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d
एंड डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज अगर किसी को याद हो, आई थिंक तुमको याद ही होगा यार, अब तो कोनिक संडे को होने ही वाला है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला बिल्कुल यही था। चेंज क्या था, ये टर्म वहां पे नहीं होती है, z माइनस वन बाई सी नहीं होता, और यहां पर ये c पे खत्म हो गया, यहाँ पे बी स्क्वायर पे खत्म हो गया, सेम फॉर्मूला है ना। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो हमने बड़े आराम से निकाल दिया। बट अगेन मतलब कोई अगर ये बोलेगा कि अब मुझे अगर PQ निकालना है तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करूंगा। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना कोई बुरा आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है। मतलब Q, क्योंकि Q जो है ना बड़ा अच्छा नहीं आया। देखो ना Q कैसा है। अब यहां से हम x1 माइनस एक्स टू होल स्क्वायर, y1 माइनस वाई टू होल स्क्वायर सॉल्व करें और उसमें Q की ऐसी वैल्यू डालें तो मतलब कोई मतलब नहीं है मैच करने का। फिर तो बाय वाला भी कर लेगा, तो थोड़ा और सोचना चाहिए, है ना। सोचते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए, चलो ये तरीका हमने यूज कर लिया फुट निकालने के लिए, बट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए प्रोजेक्शन ले लेंगे, कोई भी पॉइंट अज्यूम कर लेंगे प्लेन पे। बहुत अच्छे। इफ यू रिमेंबर, मैंने पहले ही कहा था कि अगर प्लेन की इक्वेशन दी हुई है, सो वी हैव इन्फिनिट सेट ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन, राइट। तो एक पॉइंट अगर मैंने मान लो इस प्लेन पे लिया ए, ठीक है, और ए को मैंने पी से ज्वाइन कर दिया। नाउ आई हैव एपी वेक्टर, आई हैव एपी वेक्टर। What is QP vector? Yeah, what is any vector which is parallel to QP vector? It is going to be n vector. N vector QP के parallel है ना? Yes. Perpendicular to the plane है। तो अब देखो AP वेक्टर ये है, this is AP, और एक वेक्टर है जो N वेक्टर है जो कि PQ के पैरेलल है। तो अगर तुम AP का प्रोजेक्शन लोगे, प्रोजेक्शन, तो वो क्या होगा? AP का प्रोजेक्शन, see, projection of AP is nothing but length of perpendicular from P to this plane. किन लोगों को ये दिख रहा है? AP का प्रोजेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ N, दिख रहा है? A से तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ऑब्वियसली Q पे आएगा, बिकॉज जो N वेक्टर है वो पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर, तो आएगा तो यहीं पर, और यहां पे तो ये दोनों मीट कर रहे हैं, तो हो गई। तो दूसरे पॉइंट के लिए, चलो ये पहला कर लेते हैं। दूसरे पॉइंट के लिए यानी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के लिए, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज गोइंग टू बी मॉड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ एपी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ एपी वेक्टर along n vector. Now the question is, what is AP vector? P तो दिया ही हुआ है, x y 0 0 ले लेंगे, फिर z निकाल लेंगे। अगर तुम्हें इस प्लेन में कोई भी पॉइंट अज्यूम करना हो, so what could be a better choice? मतलब एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर चाहिए तो सबसे अच्छी चॉइस क्या हो सकती है? 0 0, दोनों को 0 अज्यूम कर लो, y 0 z 0, x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आएगी माइनस डी बाई ए कॉमा 0 कॉमा। तो जैसे तुमने ये पॉइंट अज्यूम किया, नाउ यू हैव एपी वेक्टर। टेल मी व्हाट इज एपी वेक्टर? एपी वेक्टर इज x1 plus d by a और y1 j cap z1 k cap। और अब तुम्हारे पास प्रोजेक्शन का फॉर्मूला ही है, तो क्या आएगा? अभी PQ प्रोजेक्शन का फॉर्मूला यूज करते हैं। व्हाट इज प्रोजेक्शन ऑफ AP along n? फर्स्ट वी विल टेक डॉट प्रोडक्ट, है ना। क्या होगा भी डॉट प्रोडक्ट? डिवाइड बाय mod n। हाँ, A into x1 plus dy plus by1 plus cz1, और डिवाइड किससे करते हैं? जिसके अलॉन्ग प्रोजेक्शन लेता है उसका मॉड, जिसके अलॉन्ग ले रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड, करेक्ट। सो रूट ओवर n के अलॉन्ग ले रहे हैं तो रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। एंड साफ दिखाई दे रहा है कि ax1 by1 cz1
ये a और a कैंसिल होंगे प्लस d, हो जाएगा। तो वही फॉर्मूला जो हमने सबसे पहले देखा था वो हमारे सामने आ जाएगा। मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली अपना आंसर, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d का मॉड अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। इमेज का फॉर्मूला क्या होगा भाई? इमेज के -2 हो जाता है, वो 2 टाइम्स हो जाएगा। बस ये 2 टाइम्स हो जाएगा। जाएगा। हाँ, स्पेशल नहीं है, 2 टाइम्स हो जाएगा, है ना। पैरेलल प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस सर वो अगर हमारे d1 पास minus d2 d1 minus d2 upon under root of a a square square plus b square plus c square